हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 119 से डिस्कस करने वाले हैं। हमने 118 क्वेश्चनों तक जो है वो पीछे डिस्कस कर लिया था। हम व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तरी को डिस्कस कर रहे हैं और पूरी डिटेल के साथ इन प्रश्नों को जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है हमारे पास, आ ई ऊ को क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। सबसे पहले तो द्विमात्रिक स्वर को समझिए, ये क्या होता है। द्विमात्रिक स्वर जो होते हैं आपके, तो ये दीर्घ स्वर को ही द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। ठीक है, द्विमात्रिक स्वर में जैसे आ ई उ, इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है। ठीक है, तो उनको दीर्घ स्वर कहा जाता है ना। उसके बाद अगर एक मात्रिक स्वर की बात करें तो एक मात्रिक स्वर आपके कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर जो होते हैं ना आपके, उनको एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। ये संख्या में 4 होते हैं, है ना। तो इनमें क्या होता है कि इन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर ये जो होते हैं आपके, तो य ई उ इस तरह के जो स्वर होते हैं, है ना। मूल स्वर कौन से स्वर होते हैं, तो मूल स्वर जो होते हैं जैसे जो स्वर बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, जिनमें एक स्वर है, वे मूल स्वर होते हैं। जैसे अ ई उ, ये आपके क्या है, मूल स्वर हैं, है ना। ऑप्शन सी जो है मित्र स्वर। तो मित्र स्वर के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगी। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है हमारे पास, चतुर्भुज कौन सा शब्द है। चतुर्भुज आपको पता है, ऑप्शन बी योग रूढ़ शब्द है। या अरे यार, मतलब इस क्वेश्चन को मैं इतना बार डिस्कस कर चुकी हूँ पीछे भी बहुत अच्छे से। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, यौगिक, योग रूढ़, मतलब इतने ईजी तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। योग रूढ़ शब्द होते हैं जो तीसरा ही अर्थ, मतलब सिंपल वे में आप समझिए, जो हमें किसी तीसरे शब्द का, मतलब किसी तीसरे शब्द का बोध कराता है। जैसे मैंने बोला लंबोदर, तो लंबोदर मैंने बोला, बट बोलने से भगवान गणेश आते हैं। बीणा पाणिनि मैंने बोला, पर बीणा पाणिनि हमें पता है माँ सरस्वती को बोला जाता है। ठीक है, पंकज आपको पता है, पंकज तो जो है कमल को बोला जाता है ना। उसी तरह से ठीक है, यौगिक शब्द होते हैं जिनका मतलब उनको जोड़ने पर भी, उनको तोड़ने पर भी जो है वो दोनों तरफ से क्या बनता है, अर्थ बनता है। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, ठीक है, तो विद्यालय को अगर जोड़ेंगे तब भी अर्थ है, तोड़ेंगे तब भी अर्थ है। ठीक है, दोनों तरफ से अर्थ निकलता है। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, तो रूढ़ शब्द जिनको आप जोड़ेंगे तब तो अर्थ निकलता है, पर तोड़ देंगे तब कोई अर्थ नहीं निकलता। मैं बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल ईजी वे में बता रही हूँ आपको, है ना। परिभाषा तो आप पढ़ सकते हैं कहीं से भी, बट सिंपल शब्दों में बता रही हूँ। रूढ़ होते हैं, जैसे कान है, कान को तोड़ देंगे ना तो का प्लस न, तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, पर इसको जोड़ देंगे का न, तो इसका कान शब्द निकल। रोटी, रोटी को अगर रो और टी कर देंगे तो कोई अर्थ नहीं है, जोड़ देंगे तो रोटी बन जाएगा। ठीक है, सामान्य की बात करें तो सामान्य में तो होता है, हो रहा है वाले शब्द जो हैं इसमें होता आता है, तो ये आपके सामान्य आ जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, पक्षी का समानार्थक शब्द कौन सा है। तो पक्षी का समानार्थक जो है आपको पता है, परिंदा है। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। झांसा देना का अर्थ क्या होता है, तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, धोखा देना, है ना। हे आगे चलते हैं 123 की तरफ। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए में किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, गीतिका छंद। मैं आपको बता दूं, गीतिका छंद जो होता है ना आपका, इसमें क्या है, इसमें 26 मात्राएं आपकी रहती हैं। ठीक है, गीतिका में आपकी कितनी रहती हैं, 26 मात्राएं जो हैं आपकी रहती हैं, है ना। हरि तालिका, हरि गीतिका की बात करें तो हरि गीतिका में आपकी 28 होती है। गीतिका एक गीतिका है, ठीक है, वो 26 साल की है। हरि गीतिका 28 साल की है। ठीक है, सोरठा की बात करें हम, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सोरठा, है ना। पहले मतलब ये जो पहले तो ये मैं आपको बता दूं, सोरठा जो है ये दोहा का उलट होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि दोहा का उल्टा कौन सा छंद होता है, तो सोरठा क्या है, दोहा का उलट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सोरठा को, डिटेल में समझते हैं सोरठा क्या है। सोरठा की बात करें तो सोरठा जो है ये एक अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, ये दोहा का उल्टा होता है ना। और इसके जो प्रथम और तृतीय चरण है, तो इसमें जो है वो 11-11 मात्राएं जो हैं आपकी वो रहती हैं। ठीक है, 11 और 11 मात्राएं रहती हैं। ठीक है, और चतुर्थ जो इसका तीसरा और चौथा चरण होगा उसमें 13-13 मात्राएं रहती हैं। मतलब सिंपल सा याद रखिए, 11-11 13-13 मात्राएं जो होती हैं आपके सोरठा में होती हैं, है ना। रोला भी बहुत पूछा जाता है, रोला को भी देख लेते हैं। रोला क्या है, ये सममात्रिक छंद होता है ना। और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। एक तो डायरेक्ट ये हो गया कि 24 मात्राएं होती हैं आपकी, है ना। दूसरा इसमें से 24 कम पूछा जाता है, 11 और 13 मात्राएं ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, 24 है ना, 11 और 13,
तो आपका रोला में कितनी मात्राएं रहती हैं? रोला में आपकी 24 मात्राएं रहती हैं, ठीक है। मतलब प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होंगी और प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर जो है वो यति रहता है। कितनी मात्राओं पर? 11 और 13 मात्राओं पर इसमें यति रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ, है ना। दृष्टि, ठीक है, पंजाबी का ये शब्द है दृष्टि, ठीक है। दृष्टि का हिंदी अनुवाद होगा, तो इसका जो सही हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका ये ऑप्शन डी, ठीक है, दृष्टि। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ, है ना। 125 बहुत प्यारा और बहुत कंसेप्टेबल है ये, है ना। तो सबसे पहले तो यही देखते हैं हम कि महाकाव्य में कौन सा रस प्रधान होता है। देखिए महाकाव्य लिखते हैं ना जब हम, उसमें वीर रस भी होता है, श्रृंगार भी होता है, शांत भी होता है, क्योंकि महाकाव्य में कहाँ पर शांत रस का, कहाँ पर श्रृंगार रस का, कहाँ पर वीर रस का प्रयोग करना है, वो हम जब उसका मतलब जब हम महाकाव्य का वर्णन करते हैं या किसी की कथा का वर्णन करना शुरू कर देते हैं, तो उसके अनुसार ही इन सभी रसों का उसमें प्रयोग किया जाता है ना। किस स्थान पर, किस भाव के लिए कौन सा आपको जो है वो रस प्रयोग करना है, वो उस समय की स्थिति के अनुसार ही किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त तीनों, है ना। मैं थोड़ा सा आपको महाकाव्य के बारे में बता देती हूँ, ठीक है, कि महाकाव्य क्या है। देखिए अगर बात करें स्वरूप के आधार पर, पहले तो समझिए कि स्वरूप के आधार पर काव्य दो तरह के होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य आता है। सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊंगी, दृश्य काव्य क्या होता है? देखकर जिसका हम आनंद लेते हैं, जैसे टीवी हो गया आपका, फोन को भी हम देखकर उसका आनंद लेते हैं, मतलब जो चीज़ प्रत्यक्ष हमें दिखाई देती है, जिसको हम देखते हैं, देखकर जिन चीज़ों का आनंद लिया जाता है वो दृश्य काव्य होता है, ठीक है। श्रव्य काव्य सुनकर जिसका आनंद लिया जाता है, आपका गाना हो गया, कोई कविता आप सुन रहे हो, ठीक है। किसी की बातों को भी आजकल हम जो है वो बहुत प्यार से सुनते हैं, बहुत आनंद लेते हैं बातों को सुनने में भी, है ना, गप्पे शप्पे मारने वाली, है ना। तो मतलब वो क्या है, श्रव्य है, ठीक है, वो श्रव्य काव्य की श्रेणी में ही आते हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ से आपका कंसेप्ट बनता है कि श्रव्य काव्य जो है ये भी आपके दो तरह के होते हैं, ठीक है। श्रव्य काव्य में आपका सबसे पहले जो है एक मुक्तक आ जाता है, ठीक है। दूसरा श्रव्य में आपका जो है वो प्रबंध आ जाता है ना। श्रव्य काव्य के आगे दो भेद हो गए, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। अब मुक्तक काव्य क्या होता है? मुक्तक काव्य में एक मतलब क्या होता है कि एक अनुभूति, एक भाव या कल्पना का ही चित्रण किया जाता है। प्रत्येक छंद जो स्वतंत्र होता है ना। मतलब इसमें हमें किसी परिपाटी में बंधने की ज़रूरत नहीं है, जैसे प्रबंध काव्य हो गए आपके, है ना, या आपका जो है अखंड काव्य हो गए। इनमें क्या होता है, इनमें मतलब हम मतलब इनमें हम छंदों का भी, इनका उनका सब चीज़ का प्रयोग करते हैं, है ना। मतलब एक बंधी हुई परिपाटी में ही आते हैं, ठीक है। मुक्त क्या होता है? मतलब मुक्त किसी चीज़ से, है ना, बेबाक होके किसी भी चीज़ को लिखना है, करना है, ठीक है। तो वो आपके मुक्त काव्य होते हैं। इसमें हम जैसे कबीर के दोहे ले सकते हैं, रहीम के दोहे ले सकते हैं, बिहारी के दोहे ले सकते हैं। तो ये आपके क्या है, मुक्त काव्य के ही आते हैं, मुक्त काव्य का ही उदाहरण है, ठीक है। प्रबंध काव्य को अगर मैं बताऊं तो प्रबंध काव्य में क्या होता है कि इसमें एक कथा चलती है जो आदि से अंत तक क्रमबद्ध रूप से चलेगी। मतलब उसको जब शुरू किया है ना आपने, तो उसको आखिर तक आपको पूरा ही बताना है, ठीक है ना। ये टूटती नहीं है बीच में ज़रूर गौण पात्र आपके आ सकते हैं सहायता के लिए। जैसे मानिए रामचरितमानस में राम के जो उसका जो चरित्र था वो उसके बचपन से लेके पूरा बताया गया था, पर बीच में गौण पात्र बहुत आए थे, जैसे लक्ष्मण आए थे, भरत आए थे, है ना। तो उनके साथ में वो जब वहाँ चले गए थे लंका, तो बीच में उनकी सहायता करने के लिए सुग्रीव, अंगद, है ना, ये सब आए थे। तो मतलब वो गौण पात्र है। इसमें क्या है कि कथा जब शुरू की तो शुरू से अंत तक पूरी चलेगी, ठीक है। वो आपका प्रबंध काव्य होता है ना। अब प्रबंध काव्य से ही एक आपका गीति काव्य भी आता है, ठीक है। गीति काव्य में तो मतलब इसमें आप अपना रंग में भंग जो है, विकट भट्ट है, ये आपके गीति काव्य हैं। खंड काव्य में आप पंचवटी हो गया, ये सॉरी प्रबंध काव्य में आपका जो है प्रबंध काव्य में आप जैसे वो रामचरित को ले सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं हम। आगे है हमारे पास कि प्रबंध काव्य के आगे दो भेद हुए आपके, तो उसमें आपका आया महाकाव्य, ठीक है। प्रबंध काव्य के जब आपने दो भेद किए ना आगे, तब आया आपके पास महाकाव्य और एक आया आपके पास खंड काव्य, ठीक है। अब जो आपका महाकाव्य होता है ना, इसमें क्या होता है,
महाकाव्य की श्रेणी में ही आपका प्रबंध काव्य भी आता है, मतलब जैसे प्रबंध काव्य को महाकाव्य भी कहा जाता है, ठीक है। महाकाव्य की श्रेणी में ही आता है प्रबंध काव्य। इसमें भी महाकाव्य में क्या होता है कि किसी व्यक्ति मतलब किसी महान व्यक्ति के पूरे जीवन का विस्तार से वर्णन किया जाता है, समस्त जीवन को बताया जाएगा शुरू से लेकर अंतिम तक, ठीक है। और खंड काव्य में किसी एक खंड, जीवन के किसी एक खंड का ही वर्णन किया जाता है, ठीक है। एक खंड को, किसी एक खंड का जो है वो वर्णन किया जाएगा। इसमें विस्तार जरूरी नहीं है कि आप बचपन को भी लो, आपका मन करे तो आप मध्य का ले सकते हैं, आपका मन करे अंतिम का ले सकते हैं, आपका मन करे आदि का ले सकते हैं, मतलब किसी एक खंड को अच्छे से बताना है, ठीक है। आप खंड काव्य में पंचवटी प्रसंग या जयद्रथ वध को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हमने महाकाव्य को समझा कि महाकाव्य है क्या और कैसे मतलब बना है, ठीक है। आगे चलते हैं, औपचारिक पत्र किसको लिखते हैं। देखिए औपचारिक मतलब सबसे पहले तो औपचारिक क्या होता है, मतलब जिसमें बहुत सारी औपचारिकताएं आपको करनी पड़ती हैं, ठीक है। जिसमें आपको शब्दों को लिखने के वक्त जो है उस पर ध्यान दिया जाए कि क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैं, है ना, क्या ये लाइन सही रहेगी या नहीं रहेगी, मतलब सोच समझ कर जिस को लिखा जाता है पत्र को, वो आपका औपचारिक पत्र होता है। ये पत्र व्यावसायिक होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। औपचारिक पत्र, औपचारिकता निभानी पड़ रही है ना आपको। अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो आप अपने परिवार को, निजी या रिश्तेदार, इन सबको आप अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। अनौपचारिक इसमें किसी भी तरह की औपचारिकता निभाने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने अपने परिवार में अपनी बहन को पत्र लिखा, मेरा मन किया मैंने उसको कुछ भी लिख दिया, मैंने चाहे उसको हंसी में मैंने उसको कुछ अच्छा बोला, बुरा बोला, है ना, मतलब अपने दिल की कोई भी बात बोली, मुझे नहीं कि मुझे यहाँ पर इस शब्द को इतने अच्छे से सजा सजा के लिखना है, नहीं, मेरा मन किया तो मैंने गाली वाली भी लिख दी, मेरा मन किया तो मैंने हंसी की चुटकुले भी लिख दी, मेरा मन किया तो मैंने ये वो सब लिख दिया, मतलब तो वो अनौपचारिक पत्र होते हैं जिसमें किसी भी तरह की कोई भी हमें भूमिका जो है वो किसी तरह की नहीं निभानी पड़ती है, स्वतंत्र है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 127 की तरफ। 127 है हमारे पास, शलेष का शाब्दिक अर्थ क्या है। शलेष का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चिपका हुआ, ठीक है। तो ये तो हमने पहले भी बहुत बार पढ़ लिए हैं, है ना। आपका जो शलेष है, फिर आपका दूसरे जो हमने पढ़े थे संदेह है, भ्रांतिमान है ना, ये हमने बहुत बार पढ़े। फिर भी मैं श्लेष का आपको एक बार बता देती हूँ कि हमने बोला था श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। ये एक आपका क्या है, ठीक है, हमने बोला था चिपकना, जहाँ एक के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ पर आपका शलेष होता है, ठीक है, श्लेष अलंकार होता है। इसका हमने उदाहरण भी देखा था, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ओ भरे, मोती मानस चून, ठीक है। तो एक पानी को हमने पीने वाला पानी बोला था, दूसरे पानी को हमने चमक आभा से लिया था, है ना। तो इस तरह से हमने ये क्या किया था, इसको हमने डिस्कस किया था जब हमने अलंकार किए थे, है ना। तो बहुत अच्छे से किया था हमने पीछे इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। सूचना का अर्थ क्या होता है। तो आपको पता है जो सूचना होती है आपकी वो आवश्यक जानकारी होती है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में कितनी लिपियों का प्रचलन हुआ है। तो भारत में जो है आपकी 22 लिपियों का जो है वो प्रचलन हो चुका है, ठीक है। सही आगे है आपका सही वर्तनी वाला शब्द, तो आषाढ़, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, कौन सा देवनागरी लिपि का भेद नहीं है। तो कल हमने किया था किसके 4 भेद होते हैं, ठीक है। तो इसमें नंदी नागरी, अर्धनागरी और आपका नागरी, ये तीनों ही ऑप्शन रहते हैं, बल्कि जबकि आपका ऑप्शन ए जो है ये नहीं रहता है ना, विदेशी नागरी इसमें नहीं आता है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 132, चिड़ियाघर का हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो चिड़िया घर, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भ्रांतिमान अलंकार में क्या दिखाया जाता है, ठीक है। भ्रांतिमान अलंकार में क्या दिखाया जाता है। तो भ्रांतिमान अलंकार जो होता है ना, इसमें आपका ज्ञान का भ्रम दिखाया जाता है, ठीक है। भ्रांतिमान अलंकार में क्या दिखाया जाता है, ज्ञान का भ्रम दिखाया जाता है। अच्छा, भ्रांतिमान अलंकार में थोड़ा सा बताती हूँ क्या होता है ना, कि जिसमें रूप, रंग, कर्म आदि की समानता के कारण, मतलब जिसका रूप भी, रंग भी, कर्म भी आदि समान है, समानता के कारण मतलब समान है, जहाँ एक वस्तु में अन्य किसी वस्तु की चमत्कार, मतलब जिसको बोलते हैं यार, चमत्कार ही नहीं बोलने आ रहा देखो, है ना, जिसमें जो है वो चमत्कार पूर्ण भ्रांति कल्पित हो जाए, मतलब जिसमें हमें किसी तरह का चमत्कार लगे, मतलब यार ये तो सच में ही देखने को मुझे तो चमत्कार ही लग रहा है। अच्छा मैं आपको यहाँ पे मतलब एक जैसे बताओ, मैं आपको यहाँ पे ना
किसका दूँ, उदाहरण दूँ मैं आपको, टमाटर का ले लेते हैं, चलो ठीक है, सिंपल है ना, तो समझ जाओगे आप। टमाटर बता देती हूँ, ठीक है। मैंने एक टमाटर लिया, वो उसका रूप, मैंने एक और टमाटर लिया, उसका भी रूप और उसका भी रूप, रंग दोनों का सेम सेम ही है, ठीक है। दोनों का रंग क्या है, सेम है, दोनों का रंग लाल है, दोनों का कर्म भी एक है क्योंकि दोनों को ही खाना है, ठीक है। रंग भी एक, रूप भी एक, कर्म भी एक है, ठीक है। समानता के कारण, अब दोनों में है तो समानता ही, पर वस्तु में अन्य किसी वस्तु की चमत्कार ही हमें उसमें भ्रांति, मेरे को ऐसे लग रहा था यार देखने में तो मतलब है तो यार ये सच में ही टमाटर है, पर देखने पर ऐसा कुछ और क्यों लग रहा है मुझे तो ये ऐसे लग रहा है जैसे मानो पता नहीं कितना बड़ा मोती का मतलब ऐसे दाना जैसा, मतलब आप उसको अनार का दाना रख लो, किसी और चीज़ का रख लो, मतलब उसमें आपको क्या भ्रांति सी लग रही है ना, भ्रांति जिसमें हमें उत्पन्न हो जाए। जैसे एक इसका उदाहरण भी आता है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ भ्रांति से, ठीक है। कि नाक का मोती जो है, मतलब जो ये हमारे जो नाक का मोती होता है, ठीक है, ये तो मतलब मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे इसकी कांति बहुत ज़्यादा है। बीज दाड़िम का, बीज जो है दाड़िम के होता है, अनार का दाना, मुझे अनार का दाना जो ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितना किसका मतलब कितना प्यारा दांत चमक रहा हो, है ना, मतलब ये एक तरह की भ्रांति हो जाती है ना। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अच्छा, एक आपका भ्रांति होता है, एक आपका संदेह होता है, दोनों सेम सेम ही है, ठीक है, पर कन्फ्यूजन दोनों में ही सेम रहती है। अगर संदेह की बात करें ना, हम संदेह का भी बता देते, उसमें भी आपका रूप रंग आदि का सादृश्य होने के कारण उपमेय में उपमान का संशय होने से जो है उसमें संदेह हो जाता है, ठीक है दोनों में चीज़ सेम है, पर उसमें क्या होता है ना, आपका जो संदेह होता है उसमें जो है वो उपमेय में उपमान का संदेह हो जाता है। अब उपमेय क्या होता है, पहले तो ये तो देखिए ना, उपमेय क्या होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु में अन्य की तुलना कर देना। मैंने कोई वस्तु देखी, मैंने मान लीजिए मैंने एक गाय देखी, तो मैंने एक गाय तो देखी है ना, या वस्तु मैंने देख ली कोई भी मान लीजिए, है ना, तो अन्य के साथ मैं उसकी तुलना करने लग पड़ूंगी कि यार है तो गाय है ना, गाय है या कुछ और है, गाय लग रही है ना, लग तो गाय रही है। हम क्या करेंगे फिर उसमें उपमान का संशय होने लगेगा हमें। उपमान क्या है, अज्ञात वस्तु को ज्ञात वस्तु जानना, मतलब मुझे ज्ञात नहीं है वो, मुझे मुझे संदेह हो रहा है, मैं उपमेय में उपमान की उपमेय में मैं क्या कर रहा हूँ, उपमान की जो है वो संशय कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ किसी व्यक्ति या वस्तु से अन्य की तुलना करना। मैंने आपको बोला मैंने एक गाय देखी, मुझे लग तो गाय ही रही है, पर फिर भी मुझे ज्ञात नहीं है, मैं अज्ञात वस्तु को ही गाय बोल रहा हूँ, फिर उसे ज्ञात करने के लिए कहीं जाना पड़ रहा है मुझे, मतलब मुझे सोचना पड़ रहा है, मतलब संदेह हो रहा है मुझे उसमें, है ना। अभी इसका उदाहरण क्या होता है कि एक जैसे मान लीजिए सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, कि सारी विच नारी है, क्या नारी के बीच में सारी है, ये सारी के बीच में नारी है, ये सारी की सारी नारी है, ये नारी के बीच में ही सारी है, मतलब संदेह की दृष्टि जो है वो बनी रहती है, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से बताने की कोशिश की है आपको, आप देखिए अगर सही लगे तो, ठीक है, मतलब अपने तरीके से जैसे मैंने समझा है वैसे बताया है आपको। 134 की तरफ चलते हैं। आंसू का बहुवचन क्या होगा, तो आंसू ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्ध नागरिक का विकास किससे हुआ है, तो आपका ऑप्शन 135 का जो आपका होगा वो उपरोक्त सभी से ही है ना, लंडा, गुरुमुखी और टंकी, ठीक है, इन सब से जो है टक्की जो है, इन सब से जो है वो अर्ध नागरिक का विकास हुआ है। कनक कनकते सो गुनी कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय तो मैं पूरा ही बोलने लगी हूँ, जो खाए वो रहा है जो ना खाए, है ना। मैं किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो आपका ऑप्शन बी जो है ये हमने पीछे बहुत बार डिस्कस कर लिया, ऑप्शन बी यमक अलंकार है आपका इसमें, ठीक है। इसमें क्या है आपका यमक अलंकार है, ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हम यमक तो हमने पीछे किया भी था ना, कि जैसे मैंने, अच्छा अब मैं आपको बताऊं ना, तो आप वीडियो देखिएगा अलंकारों वाली, मैंने उसमें सारे ही अलंकारों को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ और मतलब बहुत इजी तरीके से करवाया है मैंने। उसमें ऐसा कुछ नहीं कराया जहाँ एक या अनेक से अधिक शब्दों से अधिक अर्थ बराबर भिन्न ऐसे वैसा कुछ नहीं है, सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, वो आप वीडियो में जाके ज़रूर देखें, आप एक ही बार में सारे ही अलंकारों को समझ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो है आपका अंत्यानुप्रास बता देती हूँ, वैसे पूछा तो बहुत कम जाता है, फिर भी बता देती हूँ। जहाँ पदांत में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति होती है वहाँ पर आपका अंत्यानुप्रास होता है, ठीक है। पदांत होता है मतलब पद के अंत में, ठीक है। जैसे मानिए रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई, जाई कुंद इंदु समदेय उमा, ठीक है। रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करुण कृपा मर्दन मयन, अयन मयन आइन गई, ठीक है।
आई जाई। याद रखिएगा, मैं बता देती हूँ आपको, एक ट्रिक ही बता देती हूँ सिंपल सी। आपका जो अंत्य अनुप्रास होता है, अंत्य अनुप्रास को आपने याद रखना है। अंत्य मतलब अंत में, ठीक है, अंत्य से आपने याद रखना है अंत में, ठीक है। जल्दी, वीडियो लंबा हो रहा है। अंत में मतलब अंत में, पद के अंत में जब एक स्वर को, एक ही व्यंजन जो है वो मतलब लय के साथ जब बनते हैं, राइम, जिसको हम राइमिंग वर्ड भी बोलते हैं ना, वो जब आते हैं ना, राइमिंग वर्ड से याद रखिए। राइमिंग वर्ड जिनमें आते हैं ना, जैसे मान लीजिए ना, जैसे हमने राइमिंग वर्ड की हमने यहाँ पे बात की, तो आई, जैसे आई जाई, ठीक है, आई जाई, है ना। अयन नयन, अयन नयन, ये जो पद के अंत में आते हैं तो आपका अंत्यानुप्रास होता है, ठीक है। उसके बाद कृत्यानुप्रास भी हम देख लेते हैं कि क्या होता है ना। अगर हम यहाँ पर ये ना, मेरे को लग रहा है ये कृत्या नहीं होगा, इसको ना वृत्त्या बोलते हैं, वृत्त्या, ठीक है। कृत्या तो मैंने नहीं देखा, मैंने वृत्त्या तो जरूर देखा है ना। वृत्त्यानुप्रास, जहाँ वृत्ति के अनुसार एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर मतलब जहाँ वृत्ति के अनुसार जो है क्या होता है, एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है आपका, ठीक है। कंकन किंकन नुपुर धुनि सुनी, कहन कहत लखन सन राम हृदय गुनी, ठीक है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ठीक है। ये क्या है, जहाँ वृत्ति के अनुसार एक या अनेक वर्णों की अनेक बार जो है क्या हो रही है, आपकी आवृत्ति हो रही है, वर्णों की हो रही है ना, ठीक है, वर्णों की हो रही है ना। अब आप ऐसे कैसे समझोगे ना, मतलब, ठीक है। तो मैंने वीडियो बनाई है यार, आप देखना जाके, ठीक है ना, ठीक है। तो कंकन को क किंकन की तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर कि मतलब वर्णों की जहाँ पे आवृत्ति होती है वहां पर आपका वृत्त्यानुप्रास होता है। छः का अनुप्रास क्या होता है, चलिए छः का को भी देख ही लेते हैं, ठीक है। छः का अनुप्रास में यहाँ क्या होता है, अनेक व्यंजनों की स्वरूप और क्रम से एक बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर छः का अनुप्रास होता है। मतलब वहाँ पर क्या होता है, स्वरूप और क्रम से एक बार आवृत्ति होती है, ठीक है। जहाँ रीझी 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 रहसी रहस हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैंने बताया है, आप देखिए ज़रूर। 137 की तरफ चलते हैं। उपमा अलंकार के आधार क्या है, देखिए उपमा अलंकार के जो आधार होते हैं वो आपके ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी होते हैं। जैनित का शब्द क्या, जैनित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जैनित का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है चरम सीमा, ठीक है। वोकैबुलरी के भी कुछ क्वेश्चंस बीच में आते हैं, ठीक है। लोहे के चने चबाना जो है ये होता है आपका ऑप्शन डी, कठिन कार्य करना, है ना। मुहावरा शब्द कौन सी भाषा से लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये मुहावरा शब्द जो है आपका, ये अरबी भाषा से लिया गया है, ठीक है, अरबी भाषा से, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 141 की तरफ चलते हैं। मातृभाषा या प्रथम भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं को क्या कहा जाता है, तो देखिए 141 का जो सही आंसर होगा वो द्वितीय भाषा जो है इनको कहा जाता है, ठीक है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।